हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीक बूस्टर चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड्स कंपाउंड, जो कि क्लास 10th के साइंस बुक का चैप्टर 4 था। और ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक लेक्चर बना रखा है। आज सेकेंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? तो ये एक्चुअली कार्बन के बने हुए जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है। अभी आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कार्बन का बना हुआ है, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि वो सारे क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करता। चलिए ठीक है, रीड करते हैं। द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन कार्बन। कार्बन के पास दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, खास गुण है, जिसके कारण हमने बताया था कि आज करोड़ों कंपाउंड जो आप यूज़ करते हैं अपने लाइफ में वो कार्बन के बने हुए हैं। अब ये कौन कौन से गुण हैं? तो पहला है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी समझ रहे हैं आप? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि रिक्वायरमेंट होता है 8 इलेक्ट्रॉन का, तो इन्हें चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं? जिसके लिए वो क्या करते हैं, तो शेयरिंग करते हैं। एंड सेकेंड हमने पढ़ा कैटिनेशन, जो कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी था। कार्बन कार्बन के साथ लिंक होकर के लंबा सा चेन बनाता है, बड़ा सा चेन बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। पुट टुगेदर गिव राइज टू ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये काफ़ी सारे कंपाउंड, मैंने बताया कि लगभग 1 करोड़ के आसपास इसके कंपाउंड्स हैं कार्बन के। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा है। Many have the same non-carbon atom or group of atoms attached to different carbon chains. These compounds were initially extracted from natural substance and it was thought that these carbon compounds, organic compounds, could only be formed within a living system. देखिए, पहले ऐसा एक मान्यता था ना कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो बस हमारे बॉडी के अंदर बन सकते हैं, मतलब जीवों के बॉडी के अंदर बन सकते हैं। ठीक है, वो बाहर नहीं बन सकता है, ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि दैट इज इट वाज पोस्टुलेटेड दैट ए वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर दिस सिंथेसिस। लेकिन फ्रेडरिक वोहलर करके जो व्यक्ति हैं उन्होंने इस बात को डिस्प्रूव किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हीं के बॉडी के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसे हम आर्टिफिशियली भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने इस बात को बोला। और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने यूरिया, ध्यान दीजिएगा, यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको बनाया लेबोरेटरी में। सबसे फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था लेबोरेटरी में वो यूरिया था, फ्रॉम अमोनियम साइनेट से बनाया गया था। बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मतलब ऑक्साइड जो कार्बन के है, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें भी कार्बन इन्वॉल्व है, बट इसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कह सकते क्योंकि ये सारे क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करता है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, मतलब कार्बन कंपाउंड्स का। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आपने मीथेन के स्ट्रक्चर को देख रखा है। मीथेन जिसका फार्मूला होता है CH4। मैंने बताया कि जो नेचुरल गैस है, जो CNG है, उसका मेन कंपोनेंट है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक कार्बन एटम होगा और उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम जो होगा वो अटैच होगा, जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड के जरिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन। उसके बाद मीथेन के बाद इथेन है विथ अ फार्मूला C2H6। ये आपका इथेन का फार्मूला है। नाम कैसे इथेन पड़ा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में समझ लेंगे। In order to arrive at the structure of simple carbon compounds, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो सिंगल कार्बन एटम है इसलिए, बट आप 2 कार्बन एटम को भी देखेंगे तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो इसमें क्या है कि देन यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं इथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ बगल में आपको दिख रहा होगा कार्बन कार्बन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया जो ये इस जगह पे आ गया, और हाइड्रोजन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से, जबकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ हुआ है, इस जगह पे भी हुआ है, इस जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का जो है सो शेयरिंग हुआ है। ओके, अब इसमें क्या है कि कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड है।
ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ये सिंगल बॉन्ड वाला को, कार्बन कार्बन के बीच क्या बनना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, तभी उसे हम लोग सैचुरेटेड बोलेंगे। अब इसमें क्या है कि 3 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड। तो एक कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, फिर भी अभी जो है सो कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो एक तो ये कार्बन के साथ बना लिया, लेकिन बाकी का ये हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, शेयर करता है। 3 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड, सो ईच इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स गिविंग। आप देख रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन एटम हर कार्बन के साथ अटैच है। एक तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, एक ये हाइड्रोजन देगा, दूसरा ये देगा, तीसरा ये हाइड्रोजन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को जो आप देख पा रहे हो वहाँ पे, हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, ये भी हाइड्रोजन शेयर किया, ये भी शेयर किया, और ये कार्बन के साथ शेयर। अब इसका 4 हो गया है ना। इसका जो ऑक्टेट था, मतलब वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था, वो पूरा हो गया। अब लिखा है द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज सोन इन फिगर 4.6। ठीक है, 4.6 आप यहाँ पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ऐसे ही बनाया जाता है इसे। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, क्या आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल आप बना सकते हैं। देखिए 3 इसमें कार्बन एटम होगा, इसे चाहिए एक, तो इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन इसे चाहिए, ये एक एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों, एक कार्बन इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन चाहिए इसे 2। ठीक है, 4 हो गए इसके। 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ हुआ, इसे 3 और इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, ये मिल गया। ठीक है, ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, प्रोपेन का। किसका स्ट्रक्चर हो गया ये, प्रोपेन का। विच हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप देखेंगे तो कार्बन यहाँ पे 3 है, और हाइड्रोजन जो है वो 3, 3, 6 और 2, 8 है, मतलब C3H8। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। समझ रहे बात को? ओके। अब इसमें क्या लिखा है कि यू विल सी द वैलेंसीज ऑफ ऑल दी एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स। अब सिंगल बॉन्ड के जरिए सबका भाई वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, बिटवीन देम सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड, इस ऐसे कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। याद रखिएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा जी। दिस कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। However, another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4 is called ethene। अब C2H4 देखिए, कार्बन 2 और हाइड्रोजन जो है वो 4 है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को, ये कंपाउंड जो है इथीन है, आपने नाम सुना होगा पॉलीथीन का। ठीक है, एक्चुअली पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, बहुत सारे इथीन्स को जब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाता है, पॉलीथीन बन जाता है जी, पॉलीथीन बन जाता है। ओके, अब आगे में क्या लिखा हुआ है, सेटिस्फाई बाय सिंगल बॉन्ड, ये सब हो गया। C2H4 जिसे हमने इथीन बोला। हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिपिक्टेड, वी फॉलो द सेम स्टेप वाइज अप्रोच एज अबव। अब आप देखेंगे इथीन का स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये इथीन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन तो यहाँ पे 4 ही है, समझ रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को मिला, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को मिला, लेकिन भाई इसे तो 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था, तो एक एक हाइड्रोजन दे पाएगा, लेकिन 2 और कौन देगा, तो ये कार्बन कार्बन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। समझ रहे बात को? तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ईच कार्बन एटम गेट्स 2 हाइड्रोजन एटम टू गिव, वी सी दैट 1 वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, दिस कैन बी सेटिस्फाई ओनली इफ देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। अगर ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तभी फिर इस कार्बन, हर एक कार्बन के पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहा है, हाइड्रोजन से एक एक, और 2 ये कार्बन शेयर करेगा। ठीक है, फिर ये जो कार्बन है उसे एक एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से मिला, और 2 इलेक्ट्रॉन ये सामने वाले कार्बन से मिलेगा, तब जाकर के इनका जो नोबल गैस वैलेंसीज है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनर्ट बनने के लिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन आपस में शेयर कर लिए, और बाकी 2 इन्हें मिल गया हाइड्रोजन से। ठीक है, अब ये स्टेबल है। ओके, आगे में अब आप देखेंगे आगे में क्या है, तो इसमें लिखा है द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है फॉर इथीन, ये बगल में आप देख पा रहे होंगे, ये कार्बन कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, डॉट जो है आपका वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और जो क्रॉस आप देख पा रहे हो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ओके, तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो इथीन का है। 8 अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज़ द फार्मूला C2H2 एंड इज कॉल्ड इथाइन। एक और यहाँ पे दिया है C2H2 जिसे हम लोग इथाइन कहते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में, चूँकि देखिए ये कार्बन, इन दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि फार्मूला तो आपका C2H2 है। समझ रहे बात को? लेकिन इससे तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा,
है ना, इसे तो 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है कार्बन को, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। समझ रहे बात को, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा जी, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बगल से मिल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, ठीक है। चलिए अब आगे में क्या लिखा है कि C2H2 is called इथाइन। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज? सच द 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसी सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने देखा कि भाई कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं किसके लिए, तो अपने वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे जब उनको इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था तो सिंगल बॉन्ड बनाया था, 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप देखें कि कार्बन कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ये लोग बना लिया, समझ रहे। लेकिन हाँ, ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपने देखा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना, उसे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स मीन्स व्हाट, व्हेन देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। आप इन्हें हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बात चल रहा है, ठीक है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन आपस में मिल करके बॉन्ड बना रहे हैं, तो अगर इसे आप हाइड्रोकार्बन बोलो तो कोई गलती नहीं है। अब बात करते हैं चेन, ब्रांचेज एंड रिंग्स का, ठीक है, चेन, ब्रांचेज एंड रिंग्स, इसके ऊपर आते हैं हम लोग। देखिए इसमें लिखा है इन द अर्लियर सेक्शन वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। अब हम बात करने वाले हैं किसका, तो मीथेन का, इथेन का और प्रोपेन का, ठीक है, कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। चलिए ये बगल में आप देख करके यहाँ समझ पाएंगे। देखिए एक बात समझिए, अगर कार्बन अकेला है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रूट वर्ड मिथ, है ना, एन क्यों लगा वो हम बता रहे हैं। तो कार्बन अकेला है तो यहाँ पे मिथ वर्ड यूज़ होगा, 2 कार्बन है तो वर्ड होता है इथ, 3 कार्बन के लिए यूज़ होता है वर्ड प्रोप, 4 कार्बन एटम के लिए वर्ड यूज़ होता है ब्यूट, ये बट नहीं पढ़िएगा, ब्यूट पढ़ेंगे। 5 कार्बन एटम है तो पेंट, 6 कार्बन एटम है तो इसे क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब सब जगह आप देख रहे हैं लगा हुआ एन 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 एन, ये सब जगह आप एन देख रहे होंगे, क्योंकि देखिए एक्चुअली ये जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है ना, जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एल्केन, समझ रहे बात को। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, और यहाँ पे हम लोग ना एक सफिक्स लगाते हैं, ठीक है, और सफिक्स क्या होता है, एन होता है, ANE। सफिक्स आप समझ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़े आप, सफिक्स प्रीफिक्स, ठीक है, जो वर्ड के लास्ट में लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो शब्द के पहले लगता है उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है संभव में लग गया संभव, ये प्रीफिक्स हो गया, लेकिन सफिक्स क्या होता है, वर्ड के जो लास्ट में लगता है ना। जैसे आप पढ़े हैं वासर मैन, ठीक है, लेकिन वासर वुमेन, ठीक है, तो वासर वुमेन ये लास्ट में लग गया, वुमेन, है ना, इससे मतलब चेंज हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से ये सफिक्स है। तो मीथ है 1 कार्बन एटम के लिए, चूंकि ये सैचुरेटेड है, कार्बन जो है सो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे तो 1 ही कार्बन एटम है, लेकिन बाकी में कार्बन कार्बन के बीच में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए एल्केन है। तो ये मीथेन है, CH4, मीथेन क्यों नाम पड़ा, मिथ, और चूंकि एल्केन है ये इस फार्मूला पे काम कर रहा है CnH2n+2। अब देख रहे हैं कि कार्बन जितना है अगर उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होगा तो ये फार्मूला इस पे होगा, मतलब इस पे सूटेबल है ये। कार्बन 1 है तो इसका डबल 2 हुआ, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, CH4। कार्बन 2 है तो 2 का डबल 4 में 2 ऐड कर दीजिए 6। सब इस फार्मूला पे बेस्ड है, सारे इसी फार्मूला पे बेस्ड है, समझ रहे बात को। तो इसीलिए सबके साथ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सफिक्स लगा हुआ है एन 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 एन, इस तरीके से। तो 1 कार्बन एटम है तो मीथेन, 2 कार्बन एटम है तो इथेन, क्योंकि 2 कार्बन एटम के लिए वर्ड हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रूट वर्ड इथ यूज़ करते हैं। 3 कार्बन एटम है प्रोपेन, 4 कार्बन एटम्स है ब्यूटेन, 5 कार्बन एटम है पेंटेन, 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है हेक्सेन, समझ रहे बात को। और ये सबका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए क्लियर है। आगे में क्या लिखा है, इसमें लिखा है आगे में कि बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। इफ़ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विथ 4 कार्बन एटम वी सी दैट 2 डिफरेंट स्केलेटन्स आर पॉसिबल। देखिए आप ब्यूटेन को ऐसे ही बना सकते हैं, ब्यूटेन को आप ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ पे ब्रांच आ गया, ब्रांच फॉर्म में, है ना। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विथ हाइड्रोजन गिव्स अस। देखिए अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कार्बन यहाँ पे भी 4 है
और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, कार्बन 4 हो गए और हाइड्रोजन है 4, 4 8 और 2 10। यहाँ भी आप देखेंगे ध्यान से तो कार्बन कितने हैं, 4 हैं और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ भी 10 ही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सो सेम है। अब लिखा है वी सी दैट बोथ दिस स्ट्रक्चर हैव द सेम फार्मूला, इन दोनों का फार्मूला सेम है C4H10। सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। याद रखिएगा आइसोमर क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। आप देख पा रहे हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, दोनों का डिफरेंट है जी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर। याद रखिएगा कि अगर उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो उन्हें क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आइसोमर। इन एडिशन टू अ स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन चेन्स सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। कुछ कार्बन एटम तो रिंग के जैसे भी होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं प्रीफिक्स के रूप में, साइक्लो। जैसे आप देख पा रहे हो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है बट ये क्लोज है, ये बंद है पूरा, देख रहे हैं ना, कार्बन पूरा क्लोज है। तो ये हेक्सेन है एक्चुअली, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, हेक्सेन है। बट इसके नाम के पहले साइक्लो वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, रीज़न है कि ये क्लोज है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करेंगे साइक्लो। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ऐसे कहेंगे आप। आगे में लिखा है कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन। क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते हैं। तो आपने पहले देखा है उसी तरीके से सेम टू सेम जो है सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। यहाँ पे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन कार्बन, फिर से कार्बन है, फिर से यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ठीक है, इनके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से आप दे देंगे, सबके बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, समझ रहे बात को, ऐसे ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, ओके, चलिए 4 इलेक्ट्रॉन सबके साथ दे देंगे। अब हाइड्रोजन देंगे, हाइड्रोजन सबको मिलेगा 2 जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इसके क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन को। यहाँ भी हाइड्रोजन है, इस जगह भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इनके वैलेंसेस को सेटिस्फाई करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, फिर कार्बन भी ले लेगा। इस तरीके से सबको ज्वाइन करके आप इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जाम्पल एक बेंजीन है C6H6, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, इस जगह पे डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होता है, C6H6। इसे याद रखेंगे आप। लिखा है ऑल दिस कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है और क्या है, कार्बन है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अमंग दिस द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उन्हें एल्केन कहते हैं, मैंने पहले भी बताया एल्केन, और इनका जनरल फार्मूला भी मैंने बताया था कि एल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है, एल्केन इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, ये इनका जनरल फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड। अब जिनमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन कहते हैं, एल्कीन। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जबकि जो एल्कीन होता है उनका जनरल फार्मूला CnH2n, कैसा बॉन्ड पाया जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, और जो एल्काइन होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, जिनका फार्मूला जो होता है जनरल फार्मूला CnH2n-2, इनमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। याद रखिएगा, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, है ना, ये चीज़ याद रखेंगे। ओके, दिस कंटेनिंग 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्काइन। जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। विल यू बी माई फ्रेंड। लिखा है कार्बन सीम्स टू बी ए वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, ये बहुत ही फ्रेंडली है। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड। कार्बन भी क्या करता है, बॉन्ड बनाता है जी, कार्बन भी क्या करता है, बॉन्ड बनाता है विथ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे सच एज हैलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोकार्बन चेन। 1 और मोर हाइड्रोजन्स
can be replaced by these elements such that the valency of carbon remains satisfied. In such compounds, element replacing hydrogen is referred to as a heteroatom. देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम देखेंगे कि वो हैलोजेंस के साथ, अब हैलोजन क्या होते हैं बात कर रहे हैं उसके ऊपर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब के साथ भी ये क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इनके साथ भी कंपाउंड बनाते हैं। वन और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस बाय these elements such that the valency of carbon remains satisfied. In such compound, element replacing hydrogen referred to, जो हाइड्रोजन को हटाता है वहाँ से, उसको हम लोग हेटेरो एटम कहते हैं। लिखा है these हेटेरो एटम आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स, इन एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मैं बता दूं आपको कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो डिसाइड करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप जो केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्लोरीन ब्रोमीन, है ना, इन्हें हम लोग हैलोजन कहते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो तो पीरियोडिक टेबल में आप देखना कि जो ग्रुप 17 होगा, टोटल 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, तो जो 17 ग्रुप होगा ना, उसके एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ जो एलिमेंट प्रेजेंट है उन्हें हम लोग कहते हैं हैलो अल्केन। इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे, फ्लोरीन भी आएंगे लेकिन उसे अभी हम नहीं लेंगे। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं क्या होते हैं कि जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं। वो पहले से कुछ और था लेकिन इनके जुड़ने से उसका प्रॉपर्टी पूरी तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ रहे, उसी को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब क्लोरीन ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन को हटा करके उसके प्लेस को ले लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर समझाऊँ आपको तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए ये मीथेन है, ठीक है, ये मीथेन है ना। अब ये रिएक्शन किया, Cl यहाँ पे आया, रिएक्शन हुआ, ये Cl जो है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे अपना जगह ले लिया Cl। अब ये जो मीथेन है और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोमीथेन इसका नाम होगा। क्या इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। इस क्लोरीन के जुड़ जाने से इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ रहे बाबू, एक केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया इसके जुड़ जाने से। समझ रहे, तो ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। हैलो अल्केन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरोब्रोमो। फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अब इसका फार्मूला क्या होगा, क्लोरीन ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, उसे हटाएंगे और तब जा करके उसके साथ जुड़ेंगे। अल्कोहल, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा, एक साथ OH है तो समझ जाइए आप अल्कोहल है जुड़ा हुआ। एल्डिहाइड, इसके साथ क्या होता है, CHO, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। अगर किसी के साथ ये जुड़ा हुआ है CHO तो आप समझ जाइएगा कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन हो गया, समझ रहे हैं। और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गए बात को। ओके, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप, इन्हें याद रखिएगा, इनका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज़ का। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज़ क्या होते हैं भैया, तो होमोलॉगस सीरीज़ जो है ना, एक्चुअली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सीरीज़ होते हैं जिनका एक जैसा जनरल फार्मूला होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे, यू हैव सीन दैट, आपने देखा है कि कार्बन एटम्स कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन, वो चेन बनाते हैं और वेरिंग लेंथ। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और एटम्स ऑन दिस कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ सकता है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये क्या है, मिथेनॉल, ये क्या है, इथेनॉल। समझ रहे बात को, मिथेनॉल है एक कार्बन एटम, इसलिए डबल कार्बन OH जुड़ा हुआ है। OH क्या था, याद होगा आपको, OH अल्कोहल था। OH क्या था, अल्कोहल, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मिथेनॉल है, इथेनॉल है, ठीक है। उसके अलावा और भी कंपाउंड है आगे में, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से ये सारे लोग जो है ना, इन सब का जनरल फार्मूला सेम है, सबका जनरल फार्मूला सेम है, इसलिए क्या कहलाएंगे, होमोलॉगस सीरीज़ कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एक होमोलॉगस सीरीज़ मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ साइड में। जैसे देखिए, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12, ये होमोलॉगस सीरीज़ है किसका, एल्केन का। आप देखेंगे सबका फार्मूला सेम है, सब इसी फार्मूला पे बना हुआ है, CnH2n+2। देखिए, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन इसके डबल से 2 ज़्यादा, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन इसके डबल से, 2 का डबल 4 6, देख रहे हैं, सारे इस फार्मूला पे बेस्ड हैं। तो ये हो गए होमोलॉगस सीरीज़ किसका,
एल्केन का। जी, ये होमोलॉगस सीरीज़ है। किसका होमोलॉगस सीरीज़ है? एल्केन का। ठीक है, एल्केन का होमोलॉगस सीरीज़। तो आप इसके होमोलॉगस सीरीज़ समझे कि ये एल्केन का होमोलॉगस सीरीज़ था। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं CH4 C2H6। ठीक है, इनमें डिफरेंस कितने का है? देखिए यहाँ पे एक कार्बन एटम है, यहाँ 2 कार्बन एटम है। ठीक है, इन दोनों में 1 कार्बन एटम का डिफरेंस है, बट हाइड्रोजन में आप देखेंगे तो 6 हाइड्रोजन है इसके पास 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास 4 हाइड्रोजन है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। ठीक है, C2H6 एंड C3H8। यहाँ भी आप देखेंगे कार्बन यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एक कार्बन एटम का डिफरेंस है। और हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन? कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन दिस पेयर? तो देखिए सब जगह पे आप देखेंगे ना कि जो होमोलॉगस सीरीज़ है इनमें कार्बन का 1 और हाइड्रोजन 2 CH2, यही डिफरेंस सबके बीच में पाया जाता है, हर कंसेक्यूटिव के बीच में। आप देख सकते हैं इसके बीच में भी 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होगा, इनके बीच भी। ठीक है, इसी तरह एंड सो ऑन, इसी तरीके से हमेशा CH2 का डिफरेंस होता है। तो अगर मास का बात करेंगे तो 14U का डिफरेंस होगा, क्योंकि कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन 2U इसका मास, तो टोटल मास CH2 का कितना हो गया? 14U। मतलब हर जो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनके मास के बीच का कितना डिफरेंस है? 14U का डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलरली टेक द होमोलॉगस सीरीज फॉर एल्कीन्स। एल्कीन का होमोलॉगस सीरीज देखिए, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन। इसका पहला जो मेंबर है इथीन है, विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस। ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर इथीन? इथीन का फार्मूला क्या था भाई? तो हमने पढ़ा है C2H4। ठीक है, उसके बाद प्रोपीन हो जाएगा C3H6, C4H8, ये क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ये पेंटीन हो जाएगा, ये हेक्सिन हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इनके बीच में भी डिफरेंस होगा CH2, 1 कार्बन एटम का और 2 हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, सेम डिफरेंस आते रहेगा इनके बीच में। ओके, अब आगे में हम लोग बात करते हैं, डू यू सी द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन दिस कंपाउंड्स? द जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन, एल्कीन के लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n, जहाँ पे n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा 2, 3, 4। कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फार्मूला फॉर एल्केन्स एंड एल्काइन? एल्केन का जनरल फार्मूला मैंने पीछे लिखा है CnH2n+2, एल्काइन का भी लिखा है CnH2n-2। As the molecular mass increase in any homologous series, a graduation in physical property is seen। देखिए जो homologous series होते हैं ना, आप देखेंगे जैसे मैं एक homologous series बना रहा हूँ प्रोपेन का। ठीक है, सॉरी प्रोपेन बोले, एल्काइन का C2H2, C3H4, C5H8, C6H, कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए ये सारे किस फार्मूला पे बेस्ड हैं? CnH2n+2 फार्मूला पे। ठीक है, अल्काइन का फार्मूला ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। आप देखेंगे कि इन सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। क्यों? क्योंकि ये जनरल फार्मूला है इनका, सब सारे कार्बन एटम्स के बीच में, मतलब यहाँ जो है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हर कार्बन एटम के बीच में नहीं, बट ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा किसी 2 कार्बन एटम के बीच में। तो इनका केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। रीज़न है कि इनका मास क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है ना। बढ़ते मास के कारण उनका वो धीरे धीरे सॉलिड की ओर चले जाते हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि दिस इज़ बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जब उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड solely by the functional group remain similar in a homologous series। ठीक है, आगे में क्या है? nomenclature of carbon compounds। कैसे nomenclature करेंगे? तो the names of compounds in a homologous series are based on the name of the basic carbon chain modified by a prefix, phrase before और suffix। हम लोग prefix suffix लगा करके इनका नाम रखते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका, ठीक है, नेमिंग कैसे करेंगे भाई? नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखेंगे? तो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहले आपको कार्बन एटम्स का नंबर फाइंड करना है। ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम वुड हैव द नेम प्रोपेन। अगर 3 कार्बन एटम है और वो एल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाला है, तो प्रोपेन नाम होगा। इन केस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इज इंडिकेट इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विथ ईदर अ प्रीफिक्स और सफिक्स। अगर उसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो मैंने पीछे बताया था, तो उसके हिसाब से प्रीफिक्स या सफिक्स हम लोग यूज़ करेंगे।
In the name of the functional group is to be given as suffix. The name of the carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix. लास्ट में हम लोग E हटाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसे समझाऊं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, देखिए इस जगह से आप समझ सकते हैं, ये हैलोजन है। मैंने बताया था हैलोजन में कौन कौन आते हैं, तो क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन आते हैं, ठीक है। जो ग्रुप 17 है ना, पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 17 है उसके मेंबर्स को हम लोग हैलोजन कहते हैं। इससे हम लोग यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे क्लोरीन है तो वर्ड यूज़ करेंगे क्लोरो, ब्रोमीन है तो वर्ड यूज़ करेंगे ब्रोमो, आयोडीन होता तो आयोडो यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 3 कार्बन एटम है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, होना चाहिए प्रोपेन, हैवी प्रोपेन। लेकिन चूंकि इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, तो क्लोरीन के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करेंगे क्लोरो, ठीक है। और नाम रखेंगे क्या, क्लोरोप्रोपेन। समझ रहे बात को, क्लोरोप्रोपेन, जी क्लोरोप्रोपेन इसका नाम होगा, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन, बट ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसलिए ब्रोमोप्रोपेन, बिल्कुल इसी तरीके से नाम रखेंगे। अल्कोहल है, बाकी सबको हम लोग सफिक्स के रूप में यूज़ करेंगे, बस हैलो अल्केन जो होते हैं ना, बस इसे प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब नेम के पहले, ठीक है, वर्ड के पहले, बाकी सब सफिक्स है भैया। जैसे अल्कोहल को देखिए, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था OH यहाँ पे जुड़ा रहता है, तो ये 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन होना चाहिए था, बट यहाँ से क्या लगने वाला है, सफिक्स ऑल लगने वाला है, तो लास्ट का E डिलीट हो गया। देखिए आप E नहीं देख पा रहे हो, प्रोपेन में E होता है बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक्चुअली वो हट गया है। ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। अगला क्या है, एल्डिहाइड, समझ रहे हैं, एल्डिहाइड, ठीक है, इसके साथ सफिक्स क्या जुड़ा हुआ है, अल, ठीक है, एल्डिहाइड है, सफिक्स क्या जुड़ा हुआ है, अल, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोपेनल मैंने बताया था उसको पहचानने का तरीका कि C साथ में क्या आएगा, O और साथ में H, COH ऐसे जुड़ा, CHO रहता है एक्चुअली, बट यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, इस तरीके का लास्ट में कंपाउंड देखें आप समझ जाएंगे कि ये एल्डिहाइड है। समझ रहे हैं बात को, एल्डिहाइड पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, एल्डिहाइड यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी यही स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड हो गया, इसमें अल लगता है तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल नाम होगा, एल्डिहाइड है इसलिए अल सफिक्स लगता है इसमें। कीटोन है, इसका क्या होता है भैया, ओन लगता है, इसमें कार्बन और उसके साथ डबल बॉन्ड होता है और ये बीच में ही कहीं लोकेट करेगा, लास्ट में नहीं हो सकता, टर्मिनेटिंग पॉइंट पे ये नहीं होगा, बीच में ही कहीं लोकेट करेगा। ये देखिए कीटोन है ना, तो इसका नाम हो जाएगा, चूंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो ओन सफिक्स लगेगा ना, तो ई डिलीट हो जाएगा और हो जाएगा प्रोपेनोन, जी इसका नाम होगा प्रोपेनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके साथ सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड, इसका नाम हो जाता है प्रोपेनोइक एसिड, जी C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH, नाम क्या होगा इसका, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। आगे में क्या है, डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो इसके साथ सफिक्स यूज़ करते हैं इन, ठीक है, ये जैसे 3 कार्बन एटम है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसका नाम होगा प्रोपीन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा प्रोपाइन, ठीक है। चूंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो जब ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अल्काइन का मेंबर हुआ, अल्काइन में हम लोग YN यही हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे प्रोपाइन हो गया। चलिए अब हम लोग समझे इतना दूर तक। आगे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। In this section, we will be studying about some of the chemical properties of carbon compounds. Since most of the fuels we use are either carbon or its compound, we shall first study combustion. देखिए हम लोग बहुत सारे ऐसे फ्यूल यूज़ करते हैं ना जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स के बने होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम कंबशन के बारे में बात करने वाले हैं कि कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म बर्न इन ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन जो उसके एलोट्रॉप मैंने बताया पीछे, जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। बर्न इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, जलते हैं, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सा गैस इमिट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इमिट करते हैं। अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, साथ में हीट लाइट भी निकलता है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, जलने पे बहुत ज़्यादा हीट लाइट निकलते हैं,
मतलब ये कंबशन करते हैं, लगभग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके CO2 और साथ में क्या प्रोड्यूस किया, हीट एंड लाइट। मीथेन है जो कि मैंने बताया नेचुरल गैस, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ जल के CO2 H2O हीट लाइट। ये आपका इथेनॉल है, ठीक है, अल्कोहल है, देखिए OH लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप इथेनॉल। ये भी ऑक्सीजन के साथ बर्न हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट, ठीक है, ये सारा चीज़ इमिट कर रहा है। अब आगे में क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स will generally give a clean flame while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame with lots of black smoke, ठीक है, जिसको हम लोग शूट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, सैचुरेटेड याद है आपको, सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले जो थे एल्केन थे, विल जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम। इनका क्लीन फ्लेम ब्लू फ्लेम निकलता है जब इन्हें अच्छे खासे अमाउंट में आप ऑक्सीजन अवेलेबल करवाओ। जबकि जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है ना, विल गिव ए येलो फ्लेम, वो येलो फ्लेम देते हैं, ठीक है, येलो फ्लेम देते हैं विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, और काला धुआं भी निकलता है इनसे। दिस रिजल्ट इन ए सूटी deposit on the metal plate in activity 4.3, however limiting the supply of air result in incomplete combustion. इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखिए, अगर आप सैचुरेटेड को सिंगल बॉन्ड वाला को भी अगर ऑक्सीजन ठीक ठाक नहीं दिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं दिए, तो वो भी ये ब्लैक स्मोक निकालना शुरू कर देगा, सूटी फ्लेम के साथ जलेगा। द गैस केरोसिन स्टोव यूज एट होम हैज़ इनलेट, उसमें इनलेट बना हुआ रहता है, किस लिए, वो एयर पास होने के लिए, ताकि ऑक्सीजन मिल पाए और वो अच्छे से जल पाए, ठीक है, अच्छे से बर्न कर पाए। ओके, आगे समझिए कि मिक्सचर इज बर्न टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। इफ़ यू ऑब्जर्व द ये यहाँ पे लिखा है बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेसल गेटिंग blackened, it means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted, ठीक है। fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion result in the formation of oxide of sulfur and nitrogen which are major pollutants in the environment. अब देखिए, अब जो फ्यूल ये सब हम जला रहे हैं तो इनसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, ये सारा चीज़ जो है वो क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, ये सारा चीज़ रिलीज़ हो रहा है। तो जब ये सारे चीज़ रिलीज़ होते हैं ना, तो इससे प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इससे प्रॉब्लम होता है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं और ये एसिड रेन का भी जिम्मेवार है। जो एसिड रेन हो रहा है वो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर है ना, ये एसिड रेन को करवाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है समझिए ज़रा सा, यहाँ पे लिखा है वाई डू सब्सटेंस बर्न विथ और विदाउट अ फ्लेम, क्यों कोई फ्लेम के साथ जलता है, कोई बिना फ्लेम का जलता है। तो आप जान रहे होंगे कि जिनसे भी वेपर बनता है, ठीक है, जिनमें वेपर बनेगा, जैसे कैंडल वगैरह जब आप जलाते हैं तो वेपर बनता है, तो उसमें फ्लेम होता है, ठीक है, लेकिन जिसमें वेपर नहीं बनेगा, जैसे आपका इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती है, कोयला है, कोल है, ठीक है, तो उसमें वेपोराइज नहीं होता है वो, तो उसमें फ्लेम नहीं बनता है ना, उसमें फ्लेम बनने का चांसेस नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कोल पेट्रोलियम, ये आपने पढ़ा है बहुत बार, पहले भी पढ़ा होगा कि कैसे कोल पेट्रोलियम फॉर्म्ड हुआ। तो बहुत समय पहले अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड वगैरह हुआ, जिसके कारण पेड़ वगैरह दब गए और वहाँ हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण वो कोल में कन्वर्ट हो गया, और वो जो सी क्रिएचर थे समंदर में रहने वाले, उनसे जो है सो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। ये सारा चीज़ आप पढ़े हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है भैया, तो बोला है यू हैव लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन, आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे ही ऑक्सीडेशन कहते थे हम लोग। इन द फर्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर का टर्म है, ठीक है, वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन ये सब पढ़े आप। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन, ये कंबशन के बाद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे कि कैसे जो इथानोइक एसिड है वो KMnO4 के प्रेजेंस में, KMnO4 और K2Cr2O7, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, जबकि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। बोलेंगे सर ये है क्या, तो ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनके पास पावर है ऑक्सीजन देने का, इनके पास पावर है ऑक्सीजन देने का, ठीक है, ये दोनों के पास। अब साथ में क्या है, हीट भी कर रहे हैं इनको। तो ये जो अल्कोहल है ना, मतलब इथेनॉल, जिसमें एक ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ये इनके प्रेजेंस में ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीजन अवेलेबल करवाएंगे, ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं इथानोइक एसिड। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है दो ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीडेशन हुआ, समझ रहे बात को, ये ऑक्सीडेशन हो गया।
we see that some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are known as oxidizing agent. Oxidizing agent means जो ऑक्सीजन को दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं किसी के साथ। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो KMnO4 दिख रहा है आपको, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जो नीचे वाला है, आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल, ये एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देते हैं, इथानोइक एसिड बना देते हैं। दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस दे आर नोन एज, इन्हें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आगे बात आता है एडिशन रिएक्शन का। अब बात करेंगे भैया एडिशन रिएक्शन क्या होता है। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, देखिए नाम से ही क्लियर है एडिशन रिएक्शन। आप क्या सोच सकते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें चीज़ें ऐड होती हैं, जिसमें चीज़ें ऐड होंगी उनको हम क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन कहेंगे, जिसमें चीज़ें ऐड होंगी। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम, है ना, और निकेल, ये सब के प्रेजेंस में एक कैटलिस्ट है। अब बोलेंगे सर कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को फास्ट करवा दे, ठीक है, और रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए आते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो नहीं पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके पापा अगर सामने में है, भला ही वो पापा एक थप्पड़ भी नहीं मारे उसे, लेकिन वो पापा वहाँ प्रेजेंट है इसलिए वो पढ़ रहा है, ठीक है। पापा हट गए तो फिर पढ़ना बंद, तो वो काम होता है कैटलिस्ट का। समझ रहे बात को, ये अनअफेक्टेड होता है, लेकिन ये रिएक्शन इसी के कारण होता है। सच एज पैलेडियम और निकेल को रखेंगे टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये क्या दे देगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देगा। समझ रहे बात को, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने में हम एडिशन रिएक्शन का यूज़ करेंगे, है ना, नाम से क्लियर है, सिर्फ ऐड होगा, कुछ हटेगा नहीं। कैटलिस्ट आर सब्सटेंस दैट काउज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट ए डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो वैसे सब्सटेंस हैं दैट कॉज ए रिएक्शन, जो रिएक्शन को करवाते हैं, टू अकर और प्रोसीड, मतलब वो कॉज होते हैं, वो रीज़न होते हैं रिएक्शन के होने का, प्रोसीड एट ए डिफरेंट रेट विदाउट द reaction itself being affected. This reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oil. इस रिएक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजिनेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। आप देखेंगे कि आजकल मार्केट में बहुत सारे आपको जो है सो घी वगैरह दिख जाएंगे, तो एक्चुअली वो घी उतना आ कैसे रहा है, क्या उतना काऊ वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर उतना आ कैसे रहा है, हाइड्रोजिनेशन से। ये जो प्रोसेस है ना, इसमें वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में बदला जा रहा है। समझ रहे बात को, किसके मदद से, तो ये निकेल वगैरह जो कैटलिस्ट है उनके मदद से, हाइड्रोजन की मदद से। जनरली हैव लॉन्ग अब जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, तो ये लॉन्ग चेन वाले अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन का चेन होता है, ठीक है। वाइल जबकि जो एनिमल फैट होता है हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन, उसमें सैचुरेटेड कार्बन चेन होता है। लिखा है यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल आर हेल्दी, एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। बोला है कि जो एनिमल फैट है ना, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और ये हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं, हमारी बॉडी को दिक्कत पहुंचाते हैं। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। अब जो ऑयल है ना, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बना हुआ है, उसको हम लोग कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं और ये बॉडी के लिए अच्छा है, ये बॉडी के लिए उतना नुकसानदायक है, तो नुकसानदायक मतलब ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो दिक्कत तो करेगा ही, लेकिन इससे जो कन्वर्ट किया जा रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसे निकेल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा करके, देखिए अब ये सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड बन गया, देख रहे हैं ना, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप आर देख पा रहे हो, ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, यार देखिएगा आर जो है यहाँ पे वो है क्या, एल्काइल ग्रुप है, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1, ठीक है, याद रखिएगा एल्काइल, है ना, ब्रांच के फॉर्म में आता है, ब्रांच के जैसा ये जुड़ जाता है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, नाम से क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक जुड़ेगा दूसरा हटेगा। समझ रहे बात को, जैसे मान लीजिए गेम हो रहा है, उसमें एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो उसे उस प्लेयर को क्या करेंगे, वहाँ से साइड करेंगे, उसके जगह पे दूसरे प्लेयर को अपॉइंट करेंगे, है ना, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट वाला काम हो गया। तो यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं,
अनरिएक्टिव होते हैं एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लोरीन क्या होता है, ऐड होता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। क्लोरीन कैन रिप्लेस, वो हाइड्रोजन को हटा करके उसके पोजीशन को लेता है। अब मैंने ये रिएक्शन पहले भी लिखा है कि ये मीथेन है, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने रिएक्शन किया Cl2 के साथ तो हुआ क्या है, क्लोरीन इस जगह पे अटैक किया, बना दिया H और साथ में यहाँ क्या जुड़ गया, Cl। समझ रहे बात को। अब इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। समझ रहे। तो ये देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो निकला वो इसके साथ HCl बना देगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन इस पोजीशन से हटा तब जाके यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा, तो जब एक हटा तब दूसरा जुड़ा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब इसमें लिखा है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। बोला है कि सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, एक इथेनॉल के बारे में और दूसरा इथेनोइक एसिड के बारे में, ठीक है। चलिए समझते हैं। मेनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उतने वैल्यूएबल नहीं हमारे लिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। हम लोग दो कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, इथानॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में, ठीक है। हम बात करने वाले हैं इथानॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में। ये दो कंपाउंड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ओके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इथानॉल का, जिसका जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला मतलब CnH2 नहीं, C2H5OH, ठीक है। ये इसका केमिकल फार्मूला है इथेनॉल का। तो लिखा है इथेनॉल जो है ना एक लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे होता है। फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इथेनॉल, वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे दिया हुआ है, टेबल पीछे दिया हुआ था, जिसमें हमने देखा था बहुत कम ही इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। रीज़न कि इनके बीच में जो पाया जाने वाला बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब इसमें क्या लिखा है कि इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड, इसे कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल, एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितने भी ये बियर हो गया और भी बहुत तरह के ड्रिंक्स बनते हैं उनमें ये पाया जाता है। इन एडिशन बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, ये जो है वो एक अच्छा क्या है, सॉल्वेंट है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, इसको मेडिसिन में जैसे टिंचर आयोडीन, ये मलहम घाव वगैरह में यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे। कफ का जो सिरप आता है, खांसी का सिरप, उसमें बहुत सारे टॉनिक्स में डाला हुआ रहता है इसे, ठीक है, ताकि पेशेंट को रिलीफ मिले, है ना, रिलीफ मिले। इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल है इन ऑल प्रोपोर्शन, ठीक है, हर प्रोपोर्शन में। कंजप्शन ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, अगर थोड़ा सा भी क्वांटिटी इसे मिलाया जाए, ठीक है, ड्रिंकिंग मटेरियल में, तो फिर उसे नशा लगेगा। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, लोग इसको निंदा भी करते हैं कि भाई अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, ठीक है, सब लोग इसको ये करते हैं, जो भी लोग पीते हैं उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। इट इज़ अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, हाउएवर इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, लेकिन अगर आप प्योर इथेनॉल लेते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, और ज़्यादा समय तक पिए तो बहुत तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे बॉडी में, ठीक है, बहुत तरह का समस्या आ जाएगा। अब आता है रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का रिएक्शन क्या है, तो इसमें लिखा है रिएक्शन विद सोडियम, कि भाई ये इथेनॉल है, ये सोडियम के साथ अगर इथेनॉल रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सोडियम इथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये इथेनॉल टेस्ट के लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे। अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनता है इथेनॉल के साथ जब सोडियम का रिएक्शन होता है। द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड भी यहाँ बनता है, ठीक है। आगे में क्या लिखा है कि रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन। अगर आप इस टेम्परेचर पे, ठीक है, अगर आप इस टेम्परेचर पे इथेनॉल को हीट करते हैं विथ एक्सेस, किसके साथ, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम लोग H2SO4 कहते हैं, उसके साथ हीट करेंगे, रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन समझ रहे हैं, वाटर लॉस कर जाएगा, और ऑफ इथेनॉल, और ये देगा क्या, इथीन। अब देख रहे हैं इथेनॉल है, जब इसे हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब समझ रहे हैं आप कि इसमें वाटर का क्वांटिटी कम होगा और H2SO4 का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, तब ये बनाएगा CH2, ये देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन किया इथेनॉल, और साथ में H2O, वाटर निकल गया, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया। द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं हम लोग यहाँ पे।
विच रिमूव, जो कि वाटर को हटा देता है किससे, इथेनॉल से, ठीक है। हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स, तो आप पता है ये हमारे नर्वस सिस्टम को जो है स्लो कर देता है। जो लोग ड्रिंक करते हैं वो ना तो ठीक से बोल पाते हैं, ना वो कुछ सोच पाते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, किसी को अब्यूज़ कर देंगे तो कुछ कर देंगे, है ना, बाद में उन्हें जब पता चलता है, जब वो होश में आते हैं तब, कि भाई हमने ये काम किया, गलत काम किया है। एक्चुअली हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर ये अफेक्ट डालते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल एज अ फ्यूल, इसको फ्यूल के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे बर्न कर सकते हैं और ये जलता है अल्कोहल, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथानोइक एसिड का। इथानोइक एसिड का प्रॉपर्टी का बात करते हैं तो इथानोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड, इसे हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं, एंड बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है, मतलब कि उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मेंबर होता है जिसमें 2 कार्बन एटम होते हैं। 5 से 8% सॉल्यूशन जो होता है एसिटिक एसिड का वाटर में इज कॉल्ड, उसे हम लोग विनेगर कहते हैं। विनेगर आप जान रहे हैं, थोड़ा अजीब सा स्मेल होता है उसका, और विनेगर जो है उसे चाउमीन वगैरह में, जो जंक फूड है उसमें, फास्ट फूड, उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, विनेगर जो होता है। और साथ ही साथ वो पिकल्स वगैरह में भी डाले जाते हैं। ये फूड प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, भोजन को बचाने का काम करता है, एंड इज़ यूज वाइडली एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। इसको हम लोग पिकल में यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कोई खास नहीं, बहुत ही कम होता है। रीज़न आप जान रहे हैं, इनके बीच में पाए जाने वाला बॉन्ड जो कि बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है, एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस, ये फ्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसीलिए इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। द ग्रुप ऑफ organic compounds called carboxylic acids are obviously characterized by a special acidity. However, unlike mineral acid like HCl which are completely ionized, carboxylic acids are weak acid. देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है, इसलिए विनेगर वगैरह किसी चीज़ में डाल दिया जाए तो उससे खतरा नहीं है। अगर HCl का बात करें तो ये तो मोस्ट पावरफुल एसिड है, इसका pH वैल्यू 0 होता है, 1 होता है, इस रेंज में होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का 4, 5 इस तरीके से होता है। तो ये इसके कंपैरिजन में काफ़ी वीक एसिड है, काफ़ी कमज़ोर है कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बात कर रहे हैं इसके रिएक्शंस का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखाया फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मेशन इसमें दिया है कि टेस्ट ट्यूब है कंटेनिंग, इसमें क्या है, तो रिएक्शन मिक्सचर, यहाँ बीकर है, वायर गॉज, ट्राइपोड स्टैंड, बर्नर, ये सारा कुछ। रिएक्शन ऑफ इथानोइक एसिड, तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली formed by reaction of an acid and an alcohol. Ethanoic acid reacts with absolute ethanol in the presence of an acid catalyst to give an ester. देखिए होता क्या है कि जो इथेनोइक एसिड है वो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे एसिड का प्रेजेंटेशन चाहिए, ये ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। और ये ईस्टर क्या है, तो ये स्वीट स्मेलिंग मटेरियल होता है, ये बहुत ही अच्छा महकता है ईस्टर, इसीलिए इसको बहुत सारे फ्लेवर में यूज़ करते हैं। साथ ही साथ पेस्ट्रीज़ वाले जो होते हैं, ये सब जो केक वगैरह बनाते हैं वो लोग इसे यूज़ करते हैं। परफ्यूम में यूज़ किया जाता है, फ्रेग्रेंस के लिए अच्छा फ्रेग्रेंस है इसका। सच एज फ्लेवरिंग एजेंट ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ एन एल्कली। बोला है वापस से इसे, मतलब इथेनोइक एसिड को जब हम लोग इसके साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन वापस जब इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं जो कि एक एल्कली है। एल्कली भी आप जान रहे हैं कि जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, वैसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम लोग एल्कली कहते हैं। द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू एल्कोहल, जो ईस्टर है वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। याद रखिएगा, बिकॉज इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, क्योंकि इसे सोप में यूज़ करते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, अभी आप ये जो आप देख रहे हैं कि CH3COO C2H5 जो है और साथ में NaOH से रिएक्शन करवाया गया, तो ये जो रिएक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि इसी रिएक्शन के जरिए जो है सो सोप का फॉर्मेशन किया जाता है। दूसरा लिखा है रिएक्शन विथ अ बेस, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो अब सिंपल सी बात है, एसिड है, और अगर आप इसे बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो लिखा है रिएक्शन विथ अ बेस like mineral acids, ethanoic acid react with a base such as sodium hydroxide to give a salt, ये salt बनाएगा जिसे हम लोग सोडियम इथानोएट कहेंगे और साथ में वाटर बनाएगा। हाउ डज इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स
एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट, वो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो भी तो बेसिक नेचर के होते हैं ना, जो कार्बोनेट होते हैं या जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। टू गिव राइज टू ए सॉल्ट, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द सॉल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड, इसे हम लोग सोडियम एसीटेट कहते हैं। जो यहाँ पे बन रहा है, जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है आप दोनों में देख रहे हैं, ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है, ये सोडियम कार्बोनेट, दोनों के साथ रिएक्शन हो रहा है, बना रहा है यहाँ पे क्या, तो ये बन रहा है आपका सोडियम एसीटेट, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट। भाई सोप क्या होता है, तो सोप और डिटर्जेंट ये दोनों क्लींजिंग एजेंट है, इसे हम कपड़े को साफ़ करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो है वो मिसेल्स है। एक्चुअली ये बनता कैसे है, जब आप सोप को या डिटर्जेंट को वाटर में डालते हैं ना, तो देखिए सोप और डिटर्जेंट के दो पार्ट्स होते हैं। ये जो ऐसे रेजिस्टेंस जैसा आपका दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ये जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं, ये कार्बन वाले पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाले, जबकि ये जो है सोडियम है ये वाला। और ये जो पार्ट्स है ना, जो थोड़ा रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं, है ना। हाइड्रोफोबिक इसलिए क्योंकि ये लिक्विड हीटिंग होता है, मतलब वाटर के साथ इसका, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, नहीं घुलता है ये। जबकि ये जो पार्ट है ना, ये जो कोल्वो सोडियम वाला पार्ट है, वो क्या है, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक, है ना, हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट मतलब लिक्विड लविंग, ठीक है, जिसको लिक्विड से लगाव होता है। तो ये हाइड्रोफिलिक हो गया और ये क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग सोप को या डिटर्जेंट को वाटर में डालते हैं तो इसी तरीके से ये बन जाता है। बीच में जो आप देख रहे हैं वो ऑयल है, क्या है ये, ऑयल है, तेल है। तो एक्चुअली जो कपड़े में कुछ उस तरीके का ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ये सब लग जाता है तो उसे साफ़ करना होता है। तो हम लोग सोप और डिटर्जेंट को जब वाटर में घोलते हैं तो कुछ ऐसा मटेरियल बनता है। अब ये जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है ना, ये हाइड्रोफोबिक, जो कि पानी के साथ नहीं सटेगा, ये जा करके किससे चिपक जाएगा, उस ग्रीस के साथ या जो ऑयल वगैरह लगा हुआ उसके साथ चिपक जाएगा। जबकि ये सोडियम वाला जो पार्ट है ना, ये किसके साथ चिपक जाएंगे, मतलब चिपकेंगे नहीं, ये किसके साथ डिज़ोल्व हो जाएंगे, वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब जब हम कपड़े को रगड़ते हैं तो कपड़े को रगड़ने से क्या हो जाता है कि ये सारे इसके साथ चिपक करके और इससे यहाँ से उखाड़ करके, मतलब ये गंदगी को वहाँ से हटा करके ले जाते हैं। ठीक है, और कपड़ा हमारा जो है सो साफ़ हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इस एक्टिविटी को यहाँ पे लिखा है, द एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग मोस्ट ऑफ डर्ट इज ओनली इन नेचर एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए सोप क्या होता है, तो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है किसका, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का लॉन्ग चेन होता है। द आयोनिक एंड ऑफ सोप डिजॉल्व इन वाटर, जो इसका सोडियम वाला पार्ट होता है वो तो घुल जाता है पानी के साथ, है ना। जो सोडियम वाला पार्ट होता है वो तो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, वाइल द कार्बन चेन डिजॉल्व इन ऑयल, जबकि कार्बन वाला जो पार्ट था वो किस में घुला था, ऑयल में। द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स, इसे मिसेल कहते हैं। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट while the ionic end faces outside. This form an emulsion in water. The soap micelle thus help in dissolving the dirt in water and we can wash our clothes clean. तो मैंने बताया, आप फिर से इसे देख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे फिगर को देखें तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कोई ग्रीस वगैरह है, ठीक है, जो चिपका हुआ है इस कपड़े के साथ। अब जब हमने क्या किया कि सोप या डिटर्जेंट को डिज़ोल्व किया तो वो मिसेल्स बनाए इस तरीके के। अब इसमें एक जो है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये वाटर में घुल जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा जो सोडियम का है, ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे ये किनारे से, लेकिन ये वाला हिस्सा वाटर में नहीं डिज़ोल्व होगा। तो ये घुलेगा किस में, ये ऑर्गेनिक है इसलिए घुलेगा ये तेल में, ऑर्गेनिक में डिज़ोल्व होता है, तो ये इसके साथ मिल जाएगा और ये मिल करके पूरा इसे इस तरीके का शेप में ला देगा। देखिए इस तरीके से शेप में ला देगा और लास्ट में कपड़े से इसे मतलब कि एक तरीके से हटा करके ले जाएगा। देखिए कपड़े से अलग हो गया, अभी तक कपड़ा में चिपका हुआ था, यहाँ भी चिपका हुआ, यहाँ भी चिपका हुआ, लेकिन अब कपड़े से बाहर आ गया। तो इस तरीके से ये क्लींजिंग करते हैं, समझ रहे। और इसमें रगड़ने के कारण होता है, एक्चुअली आप जब कपड़े को रबिंग करेंगे तो अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट लॉ था न्यूटन का, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसमें गैलीलियो का भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, मेन कंट्रीब्यूशन तो उन्हीं का है। तो आप देखेंगे कि जब हम कपड़े को रगड़ते हैं ना तो उसका जो डर्ट होता है, मतलब ये जो ग्रीस वगैरह है, वो उससे अलग हो जाते हैं और रीज़न ये होते हैं मिसल्स, ठीक है, मिसल मेन रीजन है। तो इस तरीके से ये जो है तो कपड़े को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। लेकिन और भी कुछ बातें हैं, बातें ये हैं
कि हैव यू एवर ऑब्जर्व वाइल बाथिंग दैट फोम इज फॉर्म्ड डिफिकल्टी एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस अस्कम रिमेन आफ्टर वॉशिंग वाटर। देखिए बहुत बार आपने एक चीज़ को फील किया होगा कि जब आप कुछ कुछ जल में कुछ कुछ वाटर, जो हार्ड वाटर जिसे हम लोग कहते हैं हार्ड वाटर D2O है ना, उसका होता है, उसमें क्या होते हैं कि कैल्शियम के, मैग्नीशियम के क्या मिले होते हैं, सॉल्ट मिले होते हैं, उन्हें हार्ड वाटर कहते हैं। तो हार्ड वाटर जो होता है उसमें जब आप साबुन से ये करेंगे ना, सफाई करने का कोशिश करेंगे सोप से, तो अस्कम बना देगा। अस्कम वो एक्चुअली क्या होता है, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। साबुन जो है वो घुलेगा नहीं, वो फोम नहीं बनाएगा, उतना फ्रोथ नहीं बनाएगा, झाग नहीं बनाएगा, फेन नहीं बनाता, तो उसमें कपड़ा साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो हार्ड वाटर है तो उसमें सोप से कपड़ा साफ़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, तो उस जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे डिटर्जेंट, हाँ ना। डिटर्जेंट जो होता है ना, वो सोप के कंपैरिजन में, सोप के तुलना में अच्छा सफाई करता है, बेहतरीन सफाई करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी अच्छे सफाई कर देता है। डिटर्जेंट आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनका थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग है। इसमें अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं, जबकि वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट उसमें मिला हुआ था सोप में, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर भी अलग है, तो ये काम करते हैं। लेकिन साथ ही नुकसान भी है। जो सोप होता है वो आपका बायोडिग्रेडेबल है, समझ रहे बात को। सोप को वो जो कीड़े हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, वो डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका डिटर्जेंट है वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसलिए वाटर पॉल्यूशन का रीज़न है। तो देखिए अगर क्लीनिंग के सफाई करने के मामले में देखिएगा तो सोप आपका बेहतर है, डिटर्जेंट बेहतर है सोप के कंपैरिजन में, ठीक है। सोप के कंपैरिजन में डिटर्जेंट बेहतर है, वो हार्ड वाटर में भी सफाई कर देगा, ठीक है, जिसमें ये मिले हुए। जबकि सोप से अगर सफाई करना चाहिएगा तो अस्कम बना देगा, जो कि एक तरीके से इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वो कपड़ा को और गंदा कर देगा। लेकिन डिटर्जेंट सफाई कर देगा। बट अगर आप देखें बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल के बेसिस पे, तो सोप बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये वाटर पॉल्यूशन नहीं करता है। जबकि डिटर्जेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये वाटर पॉल्यूशन करता है। समझ बात को, ठीक है। आई होप इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।